हाँ, तो फ्रिक्शन में ये उसका ब्रीफ लिख दिया है मैंने। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो इसको। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया है, लिमिटिंग हो गया है, काइनेटिक हो गया है। बच गई है काइनेटिक की आल्सो टू टाइप्स, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। इन दोनों को डेफिनेशन है जस्ट बस थोड़ा समझाना है रोलिंग में, और फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे आज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ स्लाइडिंग समझ में आ गया भाई ये सब? यस सर। ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए। म्यूट कर लीजिए भाई अब सभी। तो देखिए मैं यहाँ पर अब बात करूँगा सबसे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन की टाइप्स की। ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये है कि फ्रिक्शन और उसके टाइप्स पूरा हो जाएगा। तो फ्रिक्शन में हम एक टाइप पढ़ रहे हैं काइनेटिक, या उसको डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोला जा रहा है, और डायनेमिक फ्रिक्शन। तो मोशन से रिलेटेड ही वर्ड है ये। तो हमने इसमें पढ़ा है कि बॉडी का एक्चुअल मोशन स्टार्ट हो जाता है, फिर डिपेंड करता है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है या कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो वहाँ पर हम अपनी इक्वेशन बना लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन की भी फर्दर टाइप्स हो गई हैं। तो जिसमें फर्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन बच्चों। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी के सरफेस पे अगर हम स्लाइड करा देते हैं, अगर हम एक बॉडी के सरफेस पे दूसरी बॉडी को अगर हम स्लाइड कराते हैं तो वो कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे कि ये हाँ, तो जैसे कि आप ये दिखा सकते हैं, एक सरफेस हो गया रफ सरफेस, और इस पे एक बॉक्स एम मास इसका फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ जो फ्रिक्शन होगा अब यहाँ पर, when one body slide on the surface of other body, तो यहाँ जो फ्रिक्शन हो रहा है अब, उस फ्रिक्शन को नाम दिया गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसके बाद ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में वही जितना अभी पढ़ते आ रहे हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टेक्ट एरिया बट डिपेंड्स ऑन देयर वेट, और नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें आप वही फॉर्मूला, फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एंड F is equals to mu r, mu here mu कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सेकेंड टाइप इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन की जो आती है, वो आती है बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन की। रोलिंग फ्रिक्शन अब और इन्वेंशन हुआ कि भाई इसमें तो बड़ी दिक्कत आ रही है स्लाइड कराने में। तो क्या किया गया, यहाँ पर इस बॉक्स के नीचे व्हील लगा दिए गए, इस तरह से ये व्हील, और अब चलाना इजी हो गया, कम फोर्स पे भी इसको इजीली चलाया जा रहा था। तो यहाँ पर हमने उस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर दिया है रोलिंग फ्रिक्शन में। तो टायर फ्रिक्शन यहाँ भी हो रहा है, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता, बट कम हो रहा है पहले के कंपेरेटिवली। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये स्लिप करके चलती। तो यहाँ भी फ्रिक्शन हो रहा है, बट ये फ्रिक्शन पहले के कंपेरेटिवली कम है। इस वाले फ्रिक्शन को बोला जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो हम ये बोलते भी हैं कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। स्लाइडिंग रोलिंग में तो यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यस, वॉइस क्लियर आ रही यस है? सर, आता है।
स्क्रीन दिखाई दे रही है ठीक से? यस सर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन हमें एक अल्टरनेट मिल गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपेरेटिवली, जहाँ पर बहुत इजीली एक बॉडी को मूव कराया जा रहा है बस जस्ट नीचे व्हील का यूज़ करके। ठीक है, तो जब एक बॉडी रोल कर रही होगी दूसरे सरफेस पे तो वहाँ पर कहलाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पर। बॉल बेरिंग। बेरिंग देखा है आपने? बेरिंग होते हैं, लगे होते हैं, बाइसिकल के हैंडल में भी लगे होते हैं, बहुत जगह बेरिंग यूज होते हैं। थोड़ा सा मैं डायग्राम ड्रा कर देता हूँ। तो जैसे एक ये सर्कल है और इसके कोसेंट्रिक एक ये सर्कल। अब इन दोनों सर्कल के बीच में, और ये मूव कर सकते हैं, इन दोनों सर्कल के बीच में कुछ मेटेलिक बॉल का यूज कर दिया गया। यहाँ बॉल लगा दी, ये बॉल लगा दी, ये बॉल लगा दी, यहाँ पर इस तरह से कुछ बॉल लगा दी गई। तो यहाँ जो ये एक ए सरफेस और एक बी सरफेस, अगर इन दोनों में पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा था तो ये बॉल का यूज करके यहाँ पर ये जो बॉल यहाँ यूज की गई है, मेटेलिक बॉल, इन मेटेलिक बॉल ने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को, जो ए और बी के बीच में स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा था, उसको चेंज कर दिया है रोलिंग फ्रिक्शन में, और अब ये बहुत इजीली मूव कर पा रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए और एक एग्जांपल दूं आपको। ये हमारी ट्रेन की बात करें तो ये रेल्स हो गई, पटरियां, और स्टील रेल के ऊपर व्हीली। भाई म्यूट कीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है पीछे से, जिसने भी म्यूट नहीं कर रखा है। हाँ ठीक है। अभी तो ये जो पटरियां हैं ये एक स्टील हो गई है। ठीक है, स्टील की पटरियों पे स्टील ही व्हील होता है। ये व्हील हो गया, ट्रेन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ये व्हील हो गए इसके। तो यहाँ पर ये स्टील व्हील हो गए और ये स्टील रेल ही थी। तो यहाँ पर एक कम फ्रिक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ये ज़्यादा वेट को भी चला पा रहे हैं, कम फ्रिक्शन की वजह से। देखिए बच्चों, आप एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, F = म्यू आर। चलिए अब इसको समझते हैं थोड़ा और अच्छे से। हमें जो है इसमें, मान लीजिए यहाँ जो वेट है, एक बोगी की बात करूं मैं, 1000 न्यूटन है। 1000 न्यूटन वेट, जिसको कि हम उसका वेट कहते हैं ना, mg, इतना फोर्स 1000 न्यूटन, और इतना ही नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर आर होगा। तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा इसको चलाने के लिए, और इतना पता है हमें, जितना ज़्यादा वेट होता है उतना ही ज़्यादा उसको मूव कराने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो भाई मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ये एक बोगी थी ट्रेन की, और इसका जो वेट है वो मान लीजिए 1000 न्यूटन है, बहुत ज़्यादा वेट है। अब ज़्यादा वेट है तो इसको चलाने के लिए जो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इसके फ्रिक्शन के अगेंस्ट, वो भी काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन डिपेंड करता है वेट पे, mg, या आप ऐसे भी लिख रहे हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ज़्यादा वेट है तो फ्रिक्शन भी वहाँ पर ज़्यादा है, तो हमें फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। चलो एक सिंपल सी बात बताओ कि हमें किसी बॉडी को जस्ट चलाने के लिए कितना मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ता है, हमें एक बॉडी को मूव कराने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ता है जस्ट चलाने के लिए बस। तो मेरा आंसर होगा कि फ्रिक्शन के बराबर तो सर जरूर लगाना पड़ेगा। ऐसा ही है भाई, जितना वहां फ्रिक्शन लग रहा है सर। उतना फोर्स तो हमें यस सर। लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना फ्रिक्शन अराइज हो रहा है उतना आपको फोर्स कम से कम लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ जो फोर्स हो गया, अब ये फ्रिक्शन कितना हो रहा है यहाँ पर, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि आप एक बॉडी को जस्ट
मूव कराने के लिए, जस्ट मूव कराने के लिए आपको जो फोर्स अप्लाई करना है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो फ्रिक्शन के बराबर तो जस्ट हो ही हो, इतना तो हो। और ये फ्रिक्शन कितना फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, उस बॉडी के वेट पे डिपेंड कर रहा है। वेट यहाँ उस बोगी का, ट्रेन की बोगी का हमने ले रखा है 1000 न्यूटन। तो थोड़ा सा ये आइडिया लग रहा है कि भाई 1000 से तो ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा, बट इतना ज़्यादा फोर्स लगाना वो पॉसिबल नहीं है। अब इसमें देखो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इसका काम, म्यू का काम, जो म्यू लिख रहे हैं ना एफ अपॉन में आर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टील और स्टील के लिए अप्रोक्सीमेटली 0.1, ठीक है, ये वैल्यूज रखी जाती है। अब देखिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि इसका जो वेट ये आर हो गया, तो एफ इज इक्वल्स टू आ गया यहाँ पर म्यू आर 0.1, इससे भी कम होता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। आर की वैल्यू हो गई एम जी, तो यहाँ पर 0.1 इंटू में एम जी वेट 1000 न्यूटन था उसका, ये 10, तो आपको 100 न्यूटन फोर्स ही लगाना पड़ा, क्योंकि इतना ही फ्रिक्शन है तो इतना तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपको 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और आपने 1000 न्यूटन वेट, ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1000 न्यूटन वेट को हमने इसको मूव करा दिया ये फोर्स लगा के। तो डिपेंड करता है भाई ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है वहां पर। तो चलिए हमारी जो बात हो रही है वो देखिए इस टॉपिक पे बात हो रही है रोलिंग फ्रिक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उस ट्रेन की जो बोगी है उसके नीचे व्हील लगा दिए, और ये व्हील फिर कौन सा फ्रिक्शन जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर, रोलिंग फ्रिक्शन, और इजीली मूव भी कर पाते हैं। चलिए अब इसमें एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं जिसको हम बोलते हैं काज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है स्लाइडिंग रोलिंग फ्रिक्शन का? आप जो है कम फोर्स अप्लाई करके भी मूव करा सकते हैं उसको, डिपेंड करेगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। तो मैं यहाँ पर अब बात करता हूँ, एक टॉपिक लिखा होता है बुक के अंदर, काज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कम तो होता है, लेकिन कारण क्या है रोलिंग फ्रिक्शन के जनरेट होने का, तो समझते हैं थोड़ा सा इसको और ठीक से। तो देखिए ये एक व्हील हो गया है मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है बच्चों की, जो पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन था, जब ये किसी सरफेस पे रखा हुआ था तो ये एरिया ज्यादा कवर्ड कर रहा है, ये वाला एरिया। तो हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने ये, फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पर फोर्स क्या है, इसका वेट है mg, जो कि कांस्टेंट ही है वेट, तो इसका यहाँ पर mg। तो हम कह देते हैं कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ज़्यादा एरिया है तो प्रेशर कम लग रहा होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं, ठीक है, कि जो बैग होते हैं उनकी ब्रॉड स्टेप होती है, नेल जो होती है केल उसका शार्प एंड होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए जाते हैं। अगर हम किसी रेत में खड़े हैं तो उसमें ज़्यादा धसेंगे बजाय लेट जाएंगे, तो क्योंकि एरिया हमारा बढ़ गया है, वहाँ प्रेशर कम लग रहा है। अब यहाँ पर अगर आप रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें तो ये जो एरिया है इसका, वो एरिया जहाँ जो सरफेस पे रखा हुआ एरिया है वो एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर क्या लग रहा होगा, ज़्यादा लग रहा होगा। तो ये ज़्यादा प्रेशर क्या करता है कि वो जो सरफेस, जिस सरफेस पे चल रहा है उस सरफेस को डेप्रेस कर देता है थोड़ा सा ऐसे। अगर हम रोड पे तो ऐसा कुछ नहीं देखते हैं डेप्रेशन की। चलिए मैं आपको बात कर रहा हूँ रेत की बात कर रहा हूँ, एक जो कच्चा रास्ता जिसको बोलते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो आपने खूब ऑब्जर्व भी किया होगा, एक तो रोड के ऊपर, एक ट्रैक के ऊपर एक सीमेंटेड रोड है, एक तारकोल रोड है, उसके ऊपर कोई व्हीकल चला रहे हैं, हम बाइसिकल ही चला रहे हैं, और एक हम एक कच्चे रास्ते में रेत में मान लीजिए जो हम एक साइकिल चला रहे हैं। तो कहाँ पर मुश्किल आती है हमें, रेत में चलाने में। तो क्यों मुश्किल आ रही है भाई वहाँ, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ गया है। तो वही हमें फ्रिक्शन का कारण पता करना है कि क्यों बढ़ गया है वहाँ उस रेत के अंदर फ्रिक्शन, इसीलिए इसको बोल रहे हैं काज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो उस रेत में क्या हुआ कि ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो जो बाइसिकल थी हमारी, उसका जो टायर था उसके नीचे का जो सरफेस है वो डेप्रेस हो गया, इतना डेप्रेस हो गया।
अब इसमें मैं 3 पॉइंट को अगर डिस्कस करूं बच्चों, P, Q और R, और मान लीजिए ये जो साइकिल का व्हील है आपका इधर मूव कर रही है ऐसे, इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके ज़्यादा प्रेशर की वजह से डेप्रेशन जो सरफेस है इस व्हील के आगे एक माउंट क्रिएट हो गया है, ये माउंट जिसको हम माउंटेन बोल सकते हैं, एक माउंट क्रिएट हो गया है, एक ऊंची जगह क्रिएट हो गई है, और पीछे इसका कांटेक्ट भी है। अब देखिए इसको आगे चलना है तो इस माउंट को ऊपर से जाना होगा, इस माउंट के ऊपर से जाना होगा और यहाँ से छोड़ना होगा। तो यहाँ पर बॉन्डिंग, जो मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग हुई थी पी पॉइंट पे बॉन्डिंग तोड़नी होगी और इस माउंट को क्रॉस करना होगा, तो जिस वजह से मुश्किल आती है। तो हम कहते हैं ये कारण होता है मेनली फ्रिक्शन का यहाँ पर, कि वहाँ दिक्कत आ रही है उसको चला पाने में, इजीली चला पाने में। तो ये हम बता सकते हैं। और रोड पे, तारकोल रोड पे, इन पे कम फ्रिक्शन तो होता है, तभी तो स्लिप नहीं कर पा रहा है। जो टायर होते हैं उसके ऊपर की जो लेयर होती है आपने देखा होगा, उस पे जो है कुछ रफनेस बनाई जाती है, कुछ डिज़ाइन बना दिए जाते हैं, बीच में जगह छोड़ छोड़ के वो रफनेस क्रिएट कर दी, और जैसे जैसे ऊपर घिसता जाएगा वो टायर प्लेन होता जाएगा, प्लेन होगा तो वहाँ पर फिर फ्रिक्शन कहेंगे कम होगा, तो टायर चेंज किए जाते हैं। तो फ्रिक्शन वहाँ भी हो रहा है बट वहाँ पर कम हो रहा है। मैंने यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन का कारण ढूंढा है, तो उसके लिए ज़्यादा फ्रिक्शन को देखना पड़ेगा। और ज़्यादा फ्रिक्शन होता है जैसे कि ये मैंने एग्जांपल दिया कि हम कोई बाइसिकल चला रहे हैं कच्चे रास्ते के अंदर, तो उस तरह से ये एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। तो क्या रीज़न दिया जाता है काज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन में, कि जब एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, प्रेशर ज़्यादा की वजह से जो उसके नीचे का सरफेस था वो थोड़ा डेप्रेस हो गया, डेप्रेस हो जाने से उसके फ्रंट में एक माउंट क्रिएट हो गया, उस माउंट को जंप करना है और पीछे से बॉन्डिंग को तोड़ना है, तो जिसकी वजह से मुश्किल आती है, और वही कारण हम देते हैं यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन का। यस, क्लियर है मेरी बात? दोनों टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। यस सर। यस सर। सर माउंट क्या होता है? माउंटेन एक माउंटेन हो गई, जैसे कि एक हम कह सकते हैं पीक, एक चोटी, एक हाइट, तो ये एक हाइट है। तो डेप्रेस होने से वहां पर एक माउंट क्रिएट होगी उसके फ्रंट में जिधर वो व्हील चल रहा था, तो उसको क्रॉस करना, तो ये दिक्कत आ रही है, उसके वेट के अगेंस्ट जाना है, उसको ऊपर जाना है उसको क्रॉस करने के लिए, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो ये हमने भाई टाइप्स पढ़ ली हैं। अब इसमें काइनेटिक की जो दोनों टाइप्स, काइनेटिक की दोनों टाइप्स जो हमने पढ़ी है एक एक करके, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो हमारी एक ही बात समझ में आई है कि अगर आपको इजीली मूव कराना है तो स्लाइडिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा रोलिंग फ्रिक्शन में, और रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ व्हील वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि हमने फ्रिक्शन को पढ़ लिया है और फ्रिक्शन की टाइप्स को पढ़ लिया है, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक, और काइनेटिक की फर्दर टाइप्स जिसको कि हम कह रहे हैं स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन और उसकी टाइप्स, जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। कल हमने इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ा था, ठीक है। आज मैं अब बात करूंगा टॉपिक ना करा के, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन करने के लिए आप नोटबुक पेन अपना रेडी रखेंगे और आंसर सोल्व करते जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको अभी यहाँ समझाता हूँ कोशिश करो कि यहीं पे हो जाए। अगर फिर भी नहीं हो पाते हैं, साथ साथ आप आंसर नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो इनको बाद में जरूर ट्राई करना, बट क्वेश्चन की स्टेटमेंट सभी के पास होनी चाहिए, जो क्वेश्चन अभी हम यहाँ डिस्कस करें। बच्चों मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोलिए। सर आपने बोला कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसमें ये माउंट आ जाता है, तो जी उसको दिक्कत होती है ओवरकम करने में, जी, लेकिन सर जो व्हील्स होते हैं, टायर्स होते हैं, वो तो स्मूथली चलते हैं, नहीं वो कहाँ पर उसमें फिर देखो वो कहाँ पर स्मूथली चलते हैं, स्मूथली चल पा रहे हैं जहाँ पर कि ये डेप्रेशन नहीं आ पा रहा है। डेप्रेशन कहीं कहाँ नहीं आ पा रहा है, जो हमारा एक सीमेंटेड रोड है, एक तारकोल रोड है, जो हार्ड रोड है, एक हार्ड सरफेस है, एक हार्ड सरफेस है, तो वहाँ पर ऐसी डेप्रेशन देखने को नहीं मिलती है, बहुत कम, ना के बराबर, तो ये व्हील इजीली चल पाता है। लेकिन मैं अब बात कर रहा हूँ एक ऐसा रास्ता जिस पे डेप्रेशन आ सकती है, लाइक जैसे रेत का कोई कच्चा रास्ता हो गया, वहाँ पर जब आपका व्हील चलेगा तो वो व्हील जहाँ पर भी होगा वहाँ एक डेप्रेशन क्रिएट करेगा, और उस डेप्रेशन की वजह से यहाँ उसके फ्रंट में एक हाइट खड़ी हो जाएगी।
इस हाइट को ओवरकम करने के लिए उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। व्हील चल रहा है स्मूथली, लेकिन आपको तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना उसको आगे फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। और हार्ड सरफेस पे ये डेप्रेशन देखने को नहीं मिलती, बट फ्रिक्शन वहां भी होता है, लेकिन हम कह देते हैं कि कम फ्रिक्शन है वहां पर, इसलिए उस हार्ड सरफेस पे इजिली चल पा रहा है। सर क्या ऐसा भी होता है जिसमें एफ एस मैक्सिमम इज लेस देन म्यू एस आर? एफ एस मैक्सिमम निकिता, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। नहीं, हम काइनेटिक के लिए तो बोल देते हैं निकिता कि काइनेटिक फ्रिक्शन जिसको कह रहे हैं ना कि स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, वहां तो ऐसा हो जाता है, बट और तो जगह नहीं मिलेगा इस तरह का कंडीशन। यस निकिता? यस सर। हाँ, ये हम काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए तो बोल सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स अपने। हाँ यस कोमल, समझ में आया? बताओ कोई क्वेश्चन है तो। हाँ सर, आ गया समझ में। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, तो आप नोट करेंगे स्टेटमेंट को, कैलकुलेट करेंगे फिर इसमें। चलो एक आसान से क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन में दे रखा है भाई, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट रखा हुआ है, रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट पे है, जहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई है हमारे को म्यू इज इक्वल्स टू 1/√3। डिटरमाइन द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन व्हेन द ब्लॉक जस्ट स्लाइड डाउन द इंक्लाइन प्लेन। आपको बताना है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ये आपको भाई फाइंड आउट करना है। और लिख दिया यहाँ पर कि जो ब्लॉक है जस्ट स्लाइड डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। आंसर बोलेंगे इसका फटाफट। 30 डिग्री। आंसर आया 30 डिग्री। 30 डिग्री। यस, राइट आंसर कविता और बाकी सभी भी जिसने बताया है 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, अब ये वर्ड बोल दिया है ना उसने, जस्ट स्लाइड। भाई मुस्कान कंचन म्यूट करो, आंसर देने के बाद म्यूट कर लिया करो। तो यहाँ पर उसने कह दिया कि जस्ट स्लाइड डाउन, तो हम यहाँ पर अपनी जो कंडीशन थी उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो कल हमने पढ़ा था, एंगल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वो फॉर्मूला यूज कर देंगे जो कि होता है हमारा tan phi इज इक्वल्स टू म्यू, और यहाँ से सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ये फाई हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये, इसमें आप ले लेते हैं, चलो देख भी लेते हैं कि तुम्हें ये याद भी है या नहीं है। मैं थोड़ा वैल्यू चेंज कर लेता हूँ कि बुक की वैल्यू में सब शायद पता नहीं आंसर तक पहुँच पाओगे नहीं पहुँच पाओगे। चलो फिर भी हम ट्राई करते हैं कि ये एक सरफेस हो गया हमारे पास, रफ सरफेस है। इससे पहले जब इस तरह के क्वेश्चन कर रहे थे तो हम वहाँ पर स्मूथ सरफेस ले रहे थे, क्योंकि वहाँ हम ओनली टेंशन एक्सेलरेशन इन्हीं को डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पर हमने एक और फैक्टर इन्वॉल्व कर दिया है इसमें, जो कि है हमारा फ्रिक्शन, तो उसको भी लेना है अब आपने। तो बच्चों क्वेश्चन ये है आपका सेकंड क्वेश्चन कि एक रफ सरफेस है और इस पे ना एक ट्रॉली को चलाया जा रहा है, इसके नीचे व्हील लगे हुए हैं, इसको चलाया जा रहा है एक फ्रिक्शन लेस पुली, पुली का फ्रिक्शन इग्नोर कर रखा है, और यहाँ पर जी वेट लगा रखा है, एक फोर्स लगा रखा है। एक सेकंड भाई, ये बीच बीच में ना कनेक्शन कट हो जाता है इनका, इनको दोबारा से ज्वाइन करना पड़ता है। तो एक ट्रॉली है यहाँ पर जो जिसका कि मास दे रखा है 20 किलोग्राम, 20 kg,
और और काका तेरा तो सिर्फ दिमाग खराब है, तो मैं तो बंदा ही खराब। अरे कौन है भाई? ये नितिन। हेलो नितिन कुमार। चल भाई तेरी क्लास हो गई, अब तेरे को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, भाग जा। भाई कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा ना बीच में, वो क्लास छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा तो मैं भगा दूंगा उसे। यस, तो क्वेश्चन पे आ रहे हैं बच्चों, दोबारा से एक बार बता देता हूँ मैं। 20 किलोग्राम एक ट्रॉली, मास जिसका, एक्सेलरेट कर रही है ये, एक्सेलरेट कर रही है ये ऐसे। और यहाँ पर 30 न्यूटन का एक, यहाँ जैसे कि मैं कह देता हूँ कि 3 किलोग्राम ये बॉडी लगा रखी है, ये 3 किलोग्राम इस 20 किलोग्राम को खींच पा रही है, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है पूरा सिस्टम। और यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो यहाँ कह दिया कि जी को आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर सकते हैं। और ये यूज करते हुए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी है बच्चों इस क्वेश्चन में। ये वैल्यू ना ज़्यादा कुछ अलग डिफरेंट है, तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। चलिए मैं वैल्यू को अभी मान लेता हूँ 1 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 ले लिया, इजी वैल्यू। वैसे क्वेश्चन में दे रखी है ये 0.04, लेकिन हमारी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। मैंने शॉर्ट करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर 1 ले लिया है। तो आपको बताना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली, यहाँ पर कितनी एक्सेलरेशन आएगी, वो एक्सेलरेशन बता दीजिए। और टेंशन भी बतानी है इन स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन कितनी आएगी और टेंशन कितनी आएगी। चलिए स्टार्ट कीजिए, इक्वेशन से स्टार्ट कीजिए। इक्वेशन आप ठीक बनाएंगे पहले तो, उसके बाद आप पूरी सर ये कैलकुलेशन करें। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है? स्टार्ट हो गए ना, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ आप इसको काइनेटिक फ्रिक्शन ले लो या मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लो। मैक्सिमम मतलब बॉडी का मोशन स्टार्ट हो गया तो हमने लिमिटिंग को जस्ट क्रॉस कर दिया है, और लिमिटिंग और काइनेटिक में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये लिमिटिंग आ रहा है, स्टैटिक आ रहा है, काइनेटिक आ रहा है। हाँ, अप टू लिमिटिंग दोनों बराबर ही होते हैं। अगर मान लीजिए बॉडी एक स्पीड से चल रही है तो फिर काइनेटिक के बराबर ही आपका अप्लाइड होता है, बट यहाँ पर एक्सेलरेट कर रही है तो आपने जो फोर्स लगा दिया वो उसके फ्रिक्शन से ज्यादा लगा दिया है भाई, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन है। सुन लो मेरी बात को ध्यान से सभी बच्चे, अगर मैं ये बोलता ना इस कंडीशन में कि हमने फोर्स लगाया इस पे, बट ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलने लग गई। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है आपने कितना फोर्स लगाया जितना कि वहां पर फ्रिक्शन था। फिर स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक इनको छोड़ो, उसके बराबर रख दो जो भी है वो। और ये कहता है, ये फिर आपको कहता है कि अगर मान लीजिए हमें इस पे कितना मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, तब हम कहते हैं कि उसका जितना फ्रिक्शन है उतना तो लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पर ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो सिंपली आपने जो इस पे फोर्स लगा दिया चलाने के लिए इस ट्रॉली पे जिसका 20 किलोग्राम मास था, वो इसके फ्रिक्शन से ज़्यादा ही लगा दिया। तो इससे कंफ्यूज मत हो, स्टैटिक है, लिमिटिंग है, काइनेटिक है, ओवरकम कर दिया है लिमिटिंग को। तो इक्वेशन बनाओ अपनी, और फिर यहाँ से कैलकुलेट करके देखो भी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को 1 ले लेना, जी को 10 ले लेना। इससे देखो कैलकुलेशन इजी बनती है कि नहीं बनती है और क्या आंसर आता है। यस, फास्ट ट्राई करो, फिर और भी क्वेश्चन कराने हैं। हाँ निकिता, कोई डाउट है बताओ। सर 115 न्यूटन यस, कोई और आंसर बताइए भाई। किसी ने और सोल्व किया हो तो बताइए अपना आंसर। बच्चों सेशन आउट हो जाता है तो रीज्वाइन कर लेंगे फिर से। हाँ भाई, कर रहे हो कैलकुलेशन, कर रहे हो इसकी?
देखो अगर इक्वेशन बनानी आ जाए तो फर्स्ट तो अपनी इक्वेशन चेक कर लेना। यस, सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। हाँ, देखिए अगर आपको फर्स्ट तो इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और वो इक्वेशन आपकी कैसे बनेगी वो चेक कर लेते हैं हम। इक्वेशन आपने ठीक बनाई है तो आप इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ फोर्स कितना लग रहा होगा, इसका वेट, जिसको कि मैं कहूँगा 3 इंटू जी, क्योंकि ये तो मास है और वेट होता है mg, और वो mg बराबर होगा आपका 30 न्यूटन के। तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, इधर फोर्स लग रहा है तो टेंशन इधर है T। अच्छा, अब इसको इधर कौन लेके जा रहा है, इस ट्रॉली को, इस वायर की टेंशन ही T, और इसका अपोज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन। अब आप इक्वेशन बना लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं बॉडी पे इक्वेशन बनाता हूँ, तो वेट mg माइनस टेंशन T इज इक्वल्स टू नेट फोर्स, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन है इसलिए नेट फोर्स आपका आएगा तो mg माइनस T। यस, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो था वो आपको क्लियर ही होगा, इक्वेशन हम बना रहे थे इस क्वेश्चन पे। तो हमारी जो इक्वेशंस आएंगी यहाँ पर, मुझे टाइम इसलिए लग रहा है अभी दोबारा से ज्वाइन कराना पड़ रहा है, और बीच बीच में ये बच्चे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अरे म्यूट रखा करो भाई, कितनी बार कहना पड़ेगा। सर एक्सेलरेशन 7.39 आ रही है मैंने वैल्यू चेंज अगर कर 1 दी ले नीचे। रहे हैं तो। हाँ ठीक है, मैंने वैल्यू चेंज कर दी है, इसलिए मैं बुक के आंसर पे श्योर नहीं रहूँगा अब, क्योंकि आंसर अब हमें नया ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि बुक की वैल्यू अलग कुछ थी। अब कोई और बच्चा ये कहे कि हाँ सर यही मेरा आंसर आ रहा है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि भाई हाँ ये कैलकुलेशन सही है। यस बताइए भाई, सोल्व हो गया क्वेश्चन? यस सर। हाँ देखो, तो इक्वेशन जो हमारी चल रही थी यहाँ पर, mg माइनस टी नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। यहाँ वैल्यू आप रख लेंगे, mg 30 हो गया हमारा, माइनस टी, मास था हमारा कितना 3, एक्सेलरेशन a, इक्वेशन फर्स्ट ही बोल देंगे इसको। अब आप इक्वेशन ऐसे यहाँ पर बना सकते हैं ट्रॉली पे। अब ये ट्रॉली जो है इस टेंशन की वजह से आगे चल रही है, बट इसका अपोज कर रहा है फ्रिक्शन, तो फॉर्मूला आएगा हमारा T माइनस एफ, नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मैं सीधे लिख रहा हूँ 20 इंटू ए, एक्सेलरेशन दोनों में ही सेम है, तो T और F की जगह आप रख सकते हैं, क्या रखेंगे बोलिए F की जगह, म्यू आर। तो F में जो आप रखेंगे वो वैल्यू रखेंगे म्यू आर और 20 इंटू ए। अब ये है वेट, इसका नॉर्मल रिएक्शन R बराबर होगा, तो यहाँ पर आप ऐसे भी रख सकते हैं T माइनस म्यू आर की जगह हो जाएगा फिर mg। ये अलग मास है ये दूसरा, क्योंकि ये इक्वेशन बन रही है हमारी ट्रॉली पे, ये इस पे था, इज इक्वल्स टू 20 इंटू ए, देन T माइनस म्यू की वैल्यू 1 ले रखी है हमने, और मास वहाँ पर 20 है, g की वैल्यू 10 ले रखी है, इज इक्वल्स टू 20a। तो ये आ गया बच्चों T माइनस 200 इज इक्वल्स टू 20a। ऐसी कुछ इक्वेशन आपकी बनी होगी, और इन दोनों इक्वेशनों को यूज करके हम T की और A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, आप बताइए मुझे। कैलकुलेशन कर लेंगे ना इसकी? सर 7.39 आ रहा है आंसर, ऐसे ही किया था। हाँ तो ठीक है, अगर ऐसे किया है तो आपका आंसर सही होगा, लेकिन मैं बुक के साथ इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमने वैल्यू को चेंज कर दिया। आपकी इक्वेशन सर ठीक मेरा हो, माइनस आ रहा है। माइनस में एक्सेलरेशन आ रही है क्या? यस सर।
हाँ निकिता, तुमने भी माइनस में सोल्व किया है क्या कोई वैल्यू? नो सर। चेक करना कभी तो एक बार फिर से भाई कैलकुलेशन अपनी, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गई हो, बट कंसेप्ट आपका यही लगेगा इसमें। चलिए मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलता हूँ। मैं बच्चों एक चीज बोल रहा हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये आपको आने चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इनमें से कोई भी टाइप आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है तो कैसे वो सोल्व करना है वो चीज़। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान से सुन लेना, जो ज़्यादातर कंपटीशन में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्रिक्शन। देखिए क्वेश्चन है ये, कल निकिता ने मेरे पास एक क्वेश्चन सेंड किया था, फिर उसको करेंगे, उसी के जैसा क्वेश्चन ये बनता है। बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ। ये कोई सरफेस हो गया, इस पे एक ब्लॉक रखा है, बी नाम है इसका, बी के ऊपर एक और ब्लॉक रखा है, ए नाम है इसका, ये m1 मास और नीचे वाला m2 मास हो गया भाई। यहां तक ये डायग्राम है हमारा। अब मैं जो स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाना, उसका मीनिंग भी समझते जाना। ए ब्लॉक ए ऑफ मास 4 किलोग्राम, ये 4 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक बी ऑफ मास 5 किलोग्राम, ये 5 किलोग्राम, एंड द ब्लॉक बी रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ये स्मूथ टेबल है। स्मूथ टेबल मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन को आप कर देंगे इग्नोर। For sliding the block A on B, a horizontal force of 12 न्यूटन is required। इसको ध्यान से सुनिएगा, A को B पे चलाने के लिए हमें 12 न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ती है। F is equals to 12 न्यूटन for sliding A on B। ए को बी पे चलाने के लिए 12 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर जस्ट उसका चलना स्टार्ट हो जाएगा। हाउ मच मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन बी, बी पे कितना फोर्स लगाएं कि अप्लाइड ऑन बी सो दैट ए एंड बी मूव्स टुगेदर, कि ए और बी साथ साथ चलते रहें। हम बी पे कितना फोर्स लगाएं कि ए और बी दोनों साथ साथ चलते रहे, और एक्सेलरेशन भी बतानी है। यस, क्वेश्चन आ गया समझ में? हाँ भाई क्वेश्चन के बारे में बताइए, क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या तुम्हें? नहीं आया है तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर एक ब्लॉक बी था, एक ब्लॉक ए है, ए बी के ऊपर रखा है, ये स्मूथ टेबल है, ठीक है। इस ए को चलाने के लिए 12 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है स्लाइडिंग के लिए, फॉर ए ऑन बी, बी पे चलाने के लिए, ए को चलाने के लिए बी पे इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कहता है हम बी पे कितना फोर्स लगाएं, ये जी क्वेश्चन मार्क, कि बी पे कितना फोर्स लगाएं कि दोनों ही साथ साथ चलने स्टार्ट हो जाए, दोनों ही चलना साथ साथ स्टार्ट हो जाए। ये है हमारा क्वेश्चन, दोनों ही एक साथ चले, वो गिरे नहीं। तो देखिए भाई थोड़ा सा स्टार्ट करा देता हूं मैं, समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से, फिर एक और क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे ऐसा ही। क्वेश्चन हमारा जी ये है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट है, समझ में नहीं आया? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? अब हम बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन। हाँ देखिए क्वेश्चन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप। 12 न्यूटन फोर्स की जरूरत थी ए को चलाने के लिए, मतलब ए पे कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा आपके पास दे दिया है। यस बोलिए, फ्रिक्शन कितना होगा ए के ऊपर मैक्सिमम? शाबाश, 12 न्यूटन। बिल्कुल ठीक, राइट आंसर 12 न्यूटन। तो F इज इक्वल्स टू होता है जी म्यू आर, और म्यू आर की वैल्यू यहाँ पर, ये इसका वेट लेंगे, ये वेट लग रहा है जो ओनली ए का, तो m1g इज इक्वल्स टू F, फ्रिक्शन 12 हो गया, म्यू पता नहीं, मास कितना हो गया है 4, और ये हो गया g, तो म्यू की वैल्यू हमें पता चल गई है 12/4g, तो ये आ गया है 3/g। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है, कितनी है जी 3/g।
यहाँ तक हो गया। अब देखो उसने कहा कि बी पे कितना फोर्स लगाएं कि दोनों साथ साथ चलें। दोनों साथ साथ चलने के लिए ये जो फ्रिक्शन ए लगा रहा है बी का सरफेस भी तो उस पर लगा रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फोर्स एफ, दोनों को चलाना है, एक्सेलरेशन भी निकालनी है, तो एक्सेलरेटेड मोशन तो है ही है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो दोनों को साथ साथ चलाना है, m1 प्लस m2 इंटू ए। ये हमारा जो है इसमें आ जाएगा क्या, फोर्स, कितना फोर्स इस पे हम अप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज देखो भाई, यहाँ ये फोर्स कितना होगा ये कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो लेकिन कंडीशन ये, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों साथ साथ चलने चाहिए, दोनों ही साथ साथ चलें यहाँ पर। तो F इज इक्वल्स टू कितना फोर्स लगाना पड़े कि ये फ्रिक्शन भी मेंटेन रहे इनके बीच में, यही फ्रिक्शन मेंटेन भी रहे इनके बीच में, तो ये स्लाइड ना करे, ए गिरे नहीं। तो हम यहाँ पर सीधा ये फॉर्मूला ना यूज करके F इज इक्वल्स टू लिखेंगे म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू में R दोनों का वेट लिया जाएगा, दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो म्यू R हो गया हमारा m1 प्लस m2 इंटू जी। इतने फोर्स के ऊपर ये दोनों साथ साथ चलेंगे क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को भी इन्वॉल्व किया गया है हमने इसमें। ये फॉर्मूला यूज करना है आपका, कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, कि इन दोनों का फ्रिक्शन, ए और बी का फ्रिक्शन मेंटेन रहे, ये गिरे नहीं, साथ साथ चले, तो वो फोर्स आपका हो जाएगा म्यू आर। दोनों की बात हो रही तो दोनों का वेट m1 प्लस m2 इंटू में जी। ये फोर्स हम यहाँ पर यूज करेंगे। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं आया। हम सीधा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस पे हो सकता है कि ये गिर जाए, लेकिन गिरना नहीं चाहिए, तो इसको फ्रिक्शन के साथ लिखेंगे। तो कितना फोर्स लगाएंगे, फ्रिक्शन कितना होगा, ये ए बी पे लगा रहा है एक फोर्स, बी ए पे लगा रहा है, क्योंकि एक दूसरे के सरफेस पे रखे हुए हैं, तो दोनों की वजह से फ्रिक्शन मेंटेन है, तो वो आपका टोटल हो जाएगा म्यू आर, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। और आर की वैल्यू, दोनों की बात हो रही है तो दोनों का ही वेट, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं हम ये एफ, तो दोनों का वेट काउंट होगा m1 प्लस m2 इंटू जी। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, म्यू कितना ले गई, वो जो फ्रिक्शन हमने निकाला था 3/g। चलो इसको कैलकुलेट करो, आंसर बताना मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इनको चलाने के लिए। 27 न्यूटन। 27 न्यूटन, ठीक है। अब 27 मुझे न्यूटन। ये बता दो, ये कंसेप्ट समझ में एक्सेलरेशन आया है? 3 मीटर। हाँ ठीक है, 27 न्यूटन आपका राइट आंसर है, बट मुझे ये बताओ कंसेप्ट जो लगाया है ये समझ में आया है भाई? इसमें म्यू को भी इन्वॉल्व करना यस पड़ेगा। सर। हाँ, अब आप एक्सेलरेशन भी बताइए, एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो यहाँ पर 3 एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, राइट आंसर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, गिरने नहीं चाहिए, तब आप उस फोर्स को फ्रिक्शन से कंपेयर करके सोल्व करेंगे कि हम इतना फोर्स लगाएंगे कि फ्रिक्शन हो और उनका वेट R इज इक्वल्स टू mg के बराबर। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो यस, मैं निकिता ने जो कल क्वेश्चन भेजा था उसी की प्रॉब्लम ले लेता हूँ। निकिता ये आया है क्वेश्चन समझ में? निकिता यस। हाँ, तो ये ध्यान में रखना है यहाँ पर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुन लो अब ध्यान से सभी, कि क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट है और ये आपने सोल्व भी करना है फिर, कि यहाँ पर दिया हुआ है एक डायग्राम गिवन है, एक हॉर्स। अब मैं हॉर्स तो क्या बनाऊं इसमें, चलिए यही, ये एक सिंपल सा हमने डायग्राम ड्रा कर लिया। यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया है भाई कि ए बॉय जो है वो प्लेस्ड है इस हॉर्स पे, और उस बॉय का जो मास दे रखा है इसमें क्वेश्चन में है 30 किलोग्राम। मास ऑफ बॉय वो दे रखा है 30 किलोग्राम मास, ठीक है।
द हॉर्स स्पीड अप एट एन एवरेज एक्सेलरेशन, हॉर्स जो है ना वो एक्सेलरेट कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक एवरेज 2 मीटर, सॉरी 3 नहीं है ये, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। इफ बॉय डज नॉट स्लाइड बैक, कि ये बॉय पीछे ना स्लाइड करे, तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द हॉर्स ऑन द बॉय, कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये जो बॉय बैठा है हॉर्स पे इस सरफेस के बीच में, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा कि ये स्लाइड करके वापस ना जाए फोर्स, ये कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो देखो कैसे निकालोगे भाई इसको, मुझे ये बताओ कि ये जो एक्सेलरेट कर रहे हैं दोनों ही चल रहे हैं साथ साथ, बॉय बैठा हुआ है तो ये भी एक्सेलरेट कर रहा है, यस यही है। तो बॉय पे कितना आगे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, बॉय पे फोर्स कितना आगे की तरफ लग रहा है, बॉय का फोर्स निकालो, मास इनटू एक्सेलरेशन, बॉय का मास कितना था 30, एक्सेलरेशन कितना था 2, आ गया जी 60 न्यूटन। 60 न्यूटन फोर्स बॉय पे आगे लग रहा है और उसको वहीं रुका रहना है, तो फ्रिक्शन भी कितना लगना चाहिए, यस फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए 60 न्यूटन। आंसर 60 न्यूटन आ गया है इसका। भाई क्या था कि बॉय पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, बट वो एक जगह रुका हुआ है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, देखो एक बार फिर से, कि ये जो बॉय बैठा हुआ है यहाँ इस पे फोर्स कितना लग रहा है, हमने ये कैलकुलेट कर लिया। एक्सेलरेशन दे रखी है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बॉय पे फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, मास इनटू एक्सेलरेशन 60 न्यूटन। ये है भाई, ये सरफेस है, ये बॉडी है, इस पे मैं आगे फोर्स लगा रहा हूँ 60 न्यूटन, फिर भी ये नहीं चल रही है, तो बताओ फ्रिक्शन कितना लग रहा है सर 60 न्यूटन, अभी तो नहीं चल पा रही है, 60 न्यूटन से थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जस्ट स्लाइड भी कहते हैं ना, तो भी आप इसको 60 ले सकते हो, अगर कहते हैं जस्ट स्लाइड तो भी 60 ले सकते हो, ये मैक्सिमम है उस पे फ्रिक्शन। तो पहला पार्ट इसका समझ में आया है कि बॉय पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो एक ही जगह पे रुका हुआ है, स्लाइड नहीं कर रहा है, तो वो आंसर आ गया आपका 60 न्यूटन। यस बोलिए। यस सर। यस सर। अब देखो इसका सेकंड पार्ट और एक पूछा है भाई, इसका सेकंड पार्ट पूछा है, द बॉय स्लाइड बैक ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन, अगर ये बॉय पीछे की तरफ जो है स्लाइड कर जाए, स्लाइड बैक ड्यूरिंग एक्सेलरेटेड मोशन, तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और जी को कहता है 10 ले लीजिए। तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा अगर ये बॉय पीछे की तरफ स्लाइड कर जाए, बैक स्लाइड कर जाए, तो बताइए कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा। क्वेश्चन हमारा यही है कि अगर मान लीजिए इतनी एक्सेलरेशन पे वो बॉय पीछे की तरफ स्लाइड कर जाए तो कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा। चलिए सोल्व करते हैं कितना आएगा। अब हम जब कोफिशिएंट फ्रिक्शन निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू आर, और F इज इक्वल्स टू म्यू, आर की वैल्यू हम रख देंगे mg, तो ये हमारा F इज इक्वल्स टू म्यू, mg की वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू जी 10, तो F इज इक्वल्स टू हो गया है भाई 300 म्यू, F इज इक्वल्स टू आ गया है 300 म्यू, ठीक है। और ये जो फोर्स होगा फ्रिक्शन, ये 60 से ज्यादा है या कम है, अब मुझे ये बताओ। वो स्लाइड कर गया, पहले स्लाइड नहीं कर रहा था तो 60 न्यूटन के बराबर था, मुझे ये बता दो ये जो फ्रिक्शन है ये 60 से कम होगा या ज्यादा होगा। ज्यादा। ज्यादा होगा तो ज्यादा। अरे ज्यादा होगा तो फिर स्लाइड ही नहीं कर पाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो कहाँ से स्लाइड कर पाएगा, कहाँ से वो स्लाइड कर सकता है उसमें। क्वेश्चन समझ में आया नहीं तुम्हें, एक बार फिर से सुन लो मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ, कि अगर ये फ्रिक्शन 60 न्यूटन था, इस पे जब फोर्स अप्लाई किया हमने 60 न्यूटन का, फ्रिक्शन भी 60 न्यूटन का, नहीं चल पाया। लेकिन अगर ये फ्रिक्शन हो जाए 30 न्यूटन और फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, तो चलेगा या नहीं चलेगा।
तो इसमें मूव करेगा, चलेगा। तो यहाँ पर यही कंडीशन लग रही है कि ये जो फ्रिक्शन है, इफ अगर ये फ्रिक्शन लेस देन 60 न्यूटन हो जाए तो वो स्लाइड कर जाएगा, और यहाँ स्लाइडिंग वाली कंडीशन ही बना रखी है कि वो स्लाइड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फ्रिक्शन जो होगा वो लेस देन 60 न्यूटन, या ये जो फ्रिक्शन लग रहा है इस पे 60 न्यूटन का, ये फ्रिक्शन 300 म्यू जो फ्रिक्शन लग रहा है ये 60 न्यूटन से कम लग रहा है, ये जो फ्रिक्शन हमने निकाला है। तो म्यू की वैल्यू आ गई 60 अपॉन में 300, 1/5 0.2, मतलब ये फ्रिक्शन लेस देन 0.2 होगा, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया है कि नहीं आया, मुझे ये बताओ। एक बार सेकंड पार्ट फिर से रिपीट कर देता हूं भाई, एक बार सेकंड पार्ट फिर से रिपीट कर देता हूं। जब वो स्लाइड नहीं कर रहा था, जब वो स्लाइड नहीं कर रहा था तो फोर्स अप्लाई था उस पर 60 न्यूटन, तो हमने कहा कि फ्रिक्शन भी जी 60 न्यूटन, इसलिए स्लाइड नहीं कर पा रहा, मैक्सिमम उस पर 60 न्यूटन। अब कह रहा है कि वो स्लाइड कर जाता है उस हॉर्स पे, तो कितना फ्रिक्शन लग रहा है उस पे, म्यू आर। म्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई, mg। हम कहेंगे सर ये वाला फ्रिक्शन 60 से अब कम है तब स्लाइड कर गया, नहीं 60 तक तो स्लाइड नहीं करता, 60 से कम हो गया तो स्लाइड कर गया। अब म्यू और m की वैल्यू थी 30, g की वैल्यू 10, ये 60, तो 300 म्यू लेस देन 60, म्यू इज लेस देन 60 अपॉन 300 मीन्स 1/5, इट मीन्स 0.2। हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 से कम रहा इसलिए स्लाइड कर गया, अगर ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता तो स्लाइड नहीं करता। यस बोलिए निकिता, तुम्हारी प्रॉब्लम थी, ये समझ में आया कि नहीं आया? सर आज ये सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम थी। हाँ, तो ये सेकंड पार्ट आ गया इसका कि फ्रिक्शन अगर नहीं कम लग पा रहा है तो स्लाइड करेगा। तो ये फ्रिक्शन कितना आया, 300 म्यू एस, ये आया म्यू 300 म्यू आया, तो ये फ्रिक्शन से कम है इसलिए स्लाइड कर पाया, नहीं जो फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा था, फोर्स 60 न्यूटन उस पर लग रहा था उससे कम है ये फ्रिक्शन, ये उस पर जो फोर्स लग रहा है ये लेस हो गया, इसकी वजह से वो स्लाइड कर पाया। ये क्वेश्चन जो मैंने बताए भाई ये करने हैं, और आज कुछ क्वेश्चन और भेजूं वो भी करने हैं तुमने इस पे फ्रिक्शन पे, ठीक है। और अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कब होगी, ट्यूसडे को होगी। कल संडे का ऑफ रहेगा, मंडे का ऑफ है, ट्यूसडे को सेम टाइम पे क्लास लगेगी। किसी का फिर भी कोई डाउट रहता है, ये क्वेश्चन आपने पहले करने हैं जो अभी मैंने आपको कराए हैं, प्रेजेंट भेज देंगे अपनी, ये क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा जो मैं अब तुम्हें क्वेश्चन भेजूंगा नोट्स के साथ, वो क्वेश्चन भी आपने ट्राई करने हैं बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। कवित क्वेश्चन समझ में आया भाई, ये जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है, कवित कवित यस है, सर। गजेंद्र समझ में आया? यस सर। लास्ट क्वेश्चन एक बार खुद भी, ये लास्ट और सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन किया था हमने, बॉक्स वाला क्वेश्चन किया था एक, और ये दोनों क्वेश्चन जरूर आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, दोनों पे कंसेप्ट ये लग रहा है। ठीक है भाई, टाइम हो गया है पूरा, तो अब मैं इसको ओवर करता हूँ मीटिंग को। नेक्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे को होगी अभी।